बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहरदार से एक और वीला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 17 फरवरी है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुल्करनैन इकबाल साहब। नाज़रीन, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, सो भी प्रोग्राम करते हैं। आप ज़ुल्करनैन इकबाल जाकर लिखेंगे तो इनका यूट्यूब चैनल आपके सामने आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, टल्ली वाला बटन टल्ली भी दबाइएगा और फिर लिंक भी शेयर कीजिएगा। इनके साथ हम रेगुलर आते हैं। मैं और रशीद इनके साथ एक प्रोग्राम ज़रूर करते हैं। इनके साथ अपना भी करते हैं अलग सा, लेकिन एक प्रोग्राम हम इनके साथ वो क्या कहते हैं आप, रिपोर्टर बेंच के साथ। तो नाज़रीन, यहाँ पर चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है इस वक्त, नए जज जाने के बाद तमाम जो कमेटियाँ थी वो तमाम कमेटियाँ तहलील करके आज सरनोश उनकी तश्कील की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह को कमेटियों से निकाल बाहर किया गया जनाब। तो आप अशर मिनला साहब को आयशा मलिक साहब को क्यों भूल गए? मैं वही बात करता हूँ, इस पर बात करेंगे ना आगे चलकर। अच्छा, फिर नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के हवाले से जो केसेस थे उनकी समाअत होना थी आज, वो एकदम से सारे केसेस 26 और 27 फरवरी तक मुलतवी हो गए, वकला को बताए बगैर ही। इसके पीछे असल कहानी क्या है, इस पर बात करेंगे। और फिर फवाद चौधरी साहब ने, जिस तरह उनको कमेटी से, पॉलिटिकल कमेटी ने उन पर एक लंबा चौड़ा लिखा जनाब, नोटिफिकेशन जारी करके, उन्हें नोटिस जारी करके उन्हें फ़र्क किया गया और कहा गया। और आगे से फवाद चौधरी साहब ने जो पॉलिटिकल कमेटी के एक नहीं बल्कि 3 लोग, जिनमें रऊफ़ हसन साहब हैं, जिनमें शेख वकास अकरम साहब हैं, जिनमें सलमान अकबर राजा साहब हैं, उन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। करोड़ों रुपए ले रहे हैं जी। शेख वकास अकरम साहब के हवाले से लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया। शुरू करते हैं ज़ुल्करनैन साहब, ये कमेटी वाले मामलात, ये कोई बिल्कुल जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, इन तमाम जजेस को कमेटी से मुकम्मल तौर पर फारग कर दिया। और बिलखुसूस जो मैनेजमेंट कमेटी और जो आइडिया जस्टिस मंसूर शाह का चल रहा था यहाँ पर केसेस के हवाले से, मुकम्मल तौर पर उसमें से क्या वजह है, इसकी पीछे क्या रीज़न है। और फिर ख़त भी लिखा गया। हाँ, देखिए, खत का तो अभी सुन रहे हैं, अभी तक सामने नहीं आया, इसलिए जब चीज़ अभी सामने नहीं आई उसके ऊपर क्या तबसरा करें। बाकी केस मैनेजमेंट के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह के ही प्रपोजल से, उन्हीं के प्लान से, जिसको फॉलो किया जा रहा था, जिस पे अमल किया जा रहा था, और अब केस मैनेजमेंट के हवाले से उन्हीं को उस कमेटी में वो हिस्सा नहीं बनाया गया। ये बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है। अब मतलब पर्सनल लेवल के ऊपर जाके बंदे को कम से कम ये इतना नहीं देखना चाहिए कि खुद हमसे मीटिंग में उन्होंने तारीफ भी की थी केस मैनेजमेंट के हवाले से उनकी, कि जनाब वो उनका बड़ा जबरदस्त उन्होंने उसके ऊपर काम किया। जस्टिस मंसूर शाह थे ना इस कमेटी के, मुनीब अख्तर साहब उसका हिस्सा थे। तो अब वो उनको मतलब साइड पे कर दिया गया। जब साइड पे किया गया तो उनकी तारीफें भी कर रहे थे खुद से, उनको हटा भी दिया गया। आई डोंट नो अब ये नए आमिर फारूक साहब उसमें आके क्या केस मैनेजमेंट करेंगे, जिनको भी सुप्रीम कोर्ट का पूरे तरीके से समझ भी नहीं है अभी आए हुए उनको। प्रैक्टिकली आज उनका पहला दिन है। जस्टिस उनके साथ जस्टिस केस मैनेजमेंट कमेटी में जस्टिस नईम अख्तर खान को भी शामिल रखा गया, जस्टिस शफी सिद्दीकी को रखा गया। ये बिल्डिंग कंट्रोल्स की अथॉरिटी, पता नहीं कोई कमेटी, और पता नहीं वो जो अवालगी का मामला है बच्चों के केसेस के हवाले से, ये सारी कमेटियां तहलील कर दी गई यार। सारी कमेटियां नए सिरे से बना दी गई हैं। नहीं, उसमें जाहिर है अब नए जजेस आए थे तो कुछ जिम्मेदारियां तकसीम करनी थी। और तरीकाकार ये होता है वैसे कि जो जजेस आते हैं ना नए जी, या तमाम जजेस को ना कोई एक आधा इंतजामी साइड दी जाती है। मैं नाज़रीन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये जो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने मुतअद्दिद इंतजामी कमेटियाँ जो है तब्दील की है, तो उनकी तश्कील 9 की है। जैसे नुसरत अली केपी के इस्तादे जैसी गर्दी के वो सरबराम कर, ये मोटी सी बात कर लेते हैं सब। जैसे मलिक शहजाद साहब भी पंजाब को पहले भी देख रहे थे, अब भी देखेंगे। लाली साहब पहले देख रहे थे, हाशिम काकर साहब बलूचिस्तान में हाशिम काकर साहब को दे दिया गया मनोखेल साहब से लेके। और जैसे अमर फारूक को जो आपकी बार इस्लामाबाद की टीसी अदालतें दी गई है यार, ये तो एक नई खबर है ना। देखिए, अब वो इस्लामाबाद की अदालतें पहले कौन देख रहा था? पहले मेरे ख्याल में जस्टिस शहजाद मलिक साहब देख रहे थे। वो पंजाब और इस्लामाबाद की शायद वही देख रहे थे, या किसी और के पास थी। तो वो अब उनसे लेके इस्लामाबाद के जज को दे दी गई है। हर सूबे के जज को उसके पर्टिकुलर एरिया की जो एटीसी है, सिंध की सलाउद्दीन पंवर साहब को दी गई जी। पंवर साहब सिंध हाई कोर्ट में भी ये देखते रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव जज वो सिंध हाई कोर्ट के भी रहे हैं, तो वो उनके हवाले की गई हैं। अच्छा, इसी तरीके से राय साहब आगे आए ना, तो जो चैम्बर अपील्स आती है मुख्तलिफ, अच्छा चैम्बर अपील्स वो क्या होती है, अगर आपने कोई पटिशन विड्रॉ करनी है
तो उसके लिए वो अपील करते हैं, वो चैम्बर में लग जाती है कि अच्छा जी वो चैम्बर में सुन के विड्रॉ होगी। बाज़ औक़ात कोर्ट में लगती है, बाज़ औक़ात चैम्बर में लगती है। बाज़ औक़ात होता है कि आपने एप्लीकेशन दायर करने की परमिशन लेनी है कि आप उसमें पार्टी नहीं थे, लीगली आप नहीं आ सकते, लेकिन आप परमिशन लेते हैं कोर्ट से कि जनाब मुझे परमिशन दी जाए। कभी आप आर्गूमेंट्स करने के लिए वकील स्पेशल वो देता है कि मैं इसमें या वकील नहीं हूँ या मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं इनकी जानिब से पेश हो सकता हूँ कि फैक्ट सारे मेरे पास हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्रोमाइज़ की या दूसरी तीसरी जो लगती हैं, मुख्तलिफ नौइयत की ये चैम्बर अपील्स होती हैं, वो सारी लगेंगी चीफ जस्टिस के पास, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर के पास, जस्टिस शकील अहमद साहब के पास, और जस्टिस गालिबन वो हैं गुल हसन और ज़ैब साहब को भी शायद उसमें डाला गया है। वो उसमें गुल तो हसन 5 जजेस हैं जिनके पास वो लगेंगी। उनमें भी ये इन जजों में से कोई शामिल नहीं है जिनके हम पहले नाम ले रहे थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ना है। मंसूर अली शाह साहब उसमें हैं, ना उसमें मुनीब अख्तर साहब है, ना उसमें अतर मिनल्ला साहब हैं, ना उसमें आयशा मलिक साहब हैं, ना शाहिद वहीद साहब हैं। तो इन जजेस को उससे बाहर रखा नहीं, गया। इन्हें बिल्कुल अलग कर दिया गया ना। अब तो ये मामला जो आइसोलेशन की तरफ है नहीं, एडीआर कमेटी जो थी राय साहब, एडीआर कमेटी एडवोकेट और रिकॉर्ड जो कमेटी। नहीं सर, एडीआर, अच्छा, ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसमें काजी फाइज ईसा ने आखिरी दिनों में मंसूर अली शाह साहब को निकाल दिया था जी। यही अफरीदी साहब ने आके मंसूर अली शाह साहब को दोबारा दोबारा शामिल किया था उस कमेटी में। वो अभी तक जस्टिस रिया था ना, वो उस कमेटी में अभी तक मैं कर रहा हूँ। हाँ, वो अभी तक उस कमेटी में है। अगर बाकी से फर्क अब देखिए जस्टिस। अच्छा, वो उसमें एक भी चीज़ है ना राय साहब, चले इस वाले से हम इसको पर्सनली वो कह भी सकते हैं कि जो उन्होंने शायद वो आज का ताल्लुकात ठीक नहीं है, वो भी गुस्सा निकाला होगा लेटरबाजी को और इन चीज़ों का। लेकिन दूसरी साइड जो अदर साइड ऑफ स्टोरी वो ये आ रही है कि भाई हर जज को जब इंतजामी ओहदे दिए जाते हैं, इंतजामी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, अब पहले जज 16 थे, अब 25 हो गए हैं, तो किसी को कहीं तो अकोमोडेट करना है। 25 में से 23 ऐसे हैं जिनको चलो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ जी, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें ना तो चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब, मैं अब जो कमेटियां बनाई गई हैं, अब देखिए जस्टिस को छोड़े, मैं अगली चीज आपको बताता हूँ। अच्छा। जी, यहिया अफरीदी साहब की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा यहिया अफरीदी साहब के ऊपर आते हैं कि उन्होंने कहा था नाज़रीन, मैं खबर भी आपको दे दूं जी कि 3 महीने का उन्होंने अपने गोल्स बताए थे। मैं ये करूंगा, मिड टर्म गोल्स और फिर लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स में मोटी सी बात आपको सादी बताते हैं, तफसील मैंने अपने व्लॉग में बताई है। मोटी बात यह है साहब, उन्होंने कहा था कि जो आपको ऑफिसर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे ताकि ये जरा बेहतर काम कर सके, नई स्किल्स इनको सिखाई जाएंगी। किसी को सिखाई गई? कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं हुआ, कोई तरबियती वर्कशॉप नहीं उनकी, कोई कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बल्कि हुआ क्या कि आपने केपीके से रिटायर्ड बाबों की एक फौज ला के भर्ती कर दी यहाँ पे भारी तनख्वाहों के ऊपर, ठीक है। अब आईटी डिपार्टमेंट में फर्ज करें आपने आईटी का कोई बंदा ला के बिठा दिया, भाई वो एक बंदे की हद तक स्किल डेवलप हुई है, आईटी सेक्टर चलो उसके बाद चल जाएगा, आपने बाकियों को क्या आपने वो रिफ्रेशर कोर्स को करवाया या कि भी कुछ आप जब भर्ती हुए तब आपकी तालीम वो काम करते रहे ना। आप चीफ जस्टिस साहब पर ये कह रहे हैं कि वो काम करते, देखो चीफ जस्टिस साहब यहाँ पर वो जो 13 जनवरी वाला केस है, जो दीवान मोटर वाला केस है, उसको नहीं लगाया गया, उधर से उठाकर उधर लगा रखा गया, ये काम करते रहे हैं ना। आप तो वैसे क्या रहे हैं। अब करें, मैं 1 सेकंड आता हूं। अच्छा, ये जुल्करनैन साहब कह रहे थे कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी जो है वो उन्होंने उसमें से बीच में से उन्होंने निकाल दिया और जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और मिड टर्म गोल्स रखे थे, तो मैं जुल्करनैन साहब अच्छा राय साहब आगे आए जी, आगे एक और गोल उनका बताते हैं। अच्छा, एक और उनका गोल था कि जो ऑर्डर शीट्स की कॉपीज हैं ये ऑनलाइन मिला करेंगी। हाँ, बड़ा चर्चा था। हाँ जी, अभी भी आप जाएं तो ये सामने रिसेप्शन आदमी पीछे बनी हुई है, जहाँ पे वो साहब बैठे हैं, उनसे आप फॉर्म लेंगे, फॉर्म लेके भर के तरीकाकार के मुताबिक जमा कराएंगे। ऑनलाइन नहीं आई, अभी तक नहीं आई, आगे चल के आ जाए तो कुछ कह नहीं सकता। 3 महीने का उन्होंने टाइम दिया था, 3 महीने में नहीं आई। तो लॉन्ग टर्म क्या करेंगे? अगर शॉर्ट टर्म मिड टर्म के वो गोल अचीव नहीं हुए तो लॉन्ग टर्म कौन से गोल है? लॉन्ग टर्म तो सिर्फ एक ही है जी कि मनसूबा साजी करनी है कि मैंने चीफ जस्टिस रहना है, बस ये एक लॉन्ग टर्म। इस पर बड़ी वो काम भी कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, बड़ी शिद्दत से वो सारे कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर जो जजेस लाए जा रहे हैं उनसे मिल भी रहे हैं, उन्हें अपने साथ बुला भी रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ चीफ जस्टिस रहना है, और इस पर वो काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म गोल्स में था उसमें केस को प्रायोरिटाइज करना था उन्होंने बेसिकली, कि किस केस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। अब वो केस मैनेजमेंट कमेटी अब उन्होंने दोबारा बना दी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा काम ज़रूर हुआ था कि क्रिमिनल केसेस की हद तक कि सजाए मौत की जो अपीलें हैं पहले उनको लगा दें
ताकि वो लोग उनके केसेस खत्म हो, पता चले ना किसने अंदर जाना है किसने बाहर आना है। और हल्के फुल्का सा 1-2 कदम इस स्टेप के ऊपर जरूर लिए गए थे। इसके अलावा जो उनके कुछ गोल्स थे वो ये मेरे पास लिखे हुए ना ये सब कुछ पूरी लिख कर तैयारी करके दिखाया हम लोग ना। आते होते हैं। वो कागज अच्छा, तो दिखाए ना, कागज का टुकड़ा है जी ये टुकड़ा है जनाब। अच्छा, उसके अलावा राय साहब एक उनका था कि ऑटोमेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, हाँ। यानी कि अपील अब केस दायर करना सुप्रीम कोर्ट में है ना, आप समझ ले गया मैंने पढ़ने पाता दोबारा, हाँ। मतलब वो इतना मुश्किल तरीका कार है कि आम बंदा केस दायर ही नहीं कर सकता कि उसका कहा गया बड़ा था मुश्किल सिंपल है। तरीका बनाएंगे। वो अभी तक तरीकाकार वही, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। सिर्फ एक काम उन्होंने ये किया कि जी मुंशी जो थे, वकीलों के जो क्लर्क होते हैं जो प्रैक्टिकली सारा काम करते हैं, उनका ब्रांचों में दाखिला बंद कर दिया गया। वो कहा गया जी सिर्फ आप यहीं पर रहेंगे, इस गेट से नहीं आ सकते, उस गेट से आएंगे। ये खाली ऑप्टिक्स हुई हैं, उसके अलावा उसमें कोई नहीं हुई। ऑनलाइन केस इन्फॉर्मेशन, अच्छा राय साहब, ये अभी भी जितना पहले हम पिछले को 7-8 साल से केस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन हमें मिल जाती थी ना, अभी भी वही है, इसमें टके का फर्क नहीं पड़ा। हाँ बिल्कुल वही है। तो ये गोल अगर आप कहेंगे जी अचीव हो गया, नहीं हुआ, इस पर कोई काम नहीं हुआ। कैपेसिटी बिल्डिंग हम बता चुके हैं, नहीं हुई। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो लीगल एड वाली थी उसके ऊपर पेशरफ जरूर हुई है, जो हुई है वो बतानी भी चाहिए कि वकला की बहुत सारी वकलाएं जो मुफ्त कानूनी इमदाद के लिए, वो साइलिन का मुफ्त होगी लेकिन सुप्रीम कोर्ट लॉ एंड जस्टिस कमीशन के थ्रू उनको पे करेगी। उसके लिए वकला का पूरा पैनल तश्कील दिया सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी, और बार एसोसिएशन से रब्ता करके डिस्ट्रिक्ट लेवल और हाई कोर्ट लेवल पे भी तश्कील दिए जा रहे हैं कि लोगों को जो कानूनी इमदाद है ना वो कम से कम क्रिमिनल केसेस में free अच्छा, मिल सके। ये हो गया सारा। अच्छा जुकरैन साहब, अब आते हैं जो खान साहब के हवाले से कि ये क्या सिलसिला सारा हुआ कि खान साहब का एकदम से वो केस बुकरा को बताया गया, तोशाखाना 2 केस 27 फरवरी तक, GHQ हमला केस 26 फरवरी तक। इससे पहले भी ऐसा होता रहा। आपको याद है कि अक्टूबर में जब खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी 4 अक्टूबर को, उसके बाद खान साहब को 1 हफ्ता के लिए, बकौल खान साहब जिस तरह उनका बयान भी सामने आया था कि मुझे 1 हफ्ता के लिए कैद तनाई में डाल दिया गया, लाइट्स भी नहीं थी वहाँ पर और दीगर चीज़ें भी नहीं थी वहाँ पर। अब एक और जो खबर सामने आ रही है, वो जो साफ़ी नमा हुकूमती तर्जमान है, एस्टेब्लिशमेंट ज़दा तर्जमान है, एस्टेब्लिशमेंट ज़दा के मतलब आप साफ़ी कह सकते हैं उन्हें, जो ये कह रहे हैं जी कि ये जो अडाला जेल है इसको मासी वेड़ा बनाकर रख दिया गया है। खान साहब को यहाँ से साउथ पंजाब का जिक्र किया जा रहा है कि किसी जेल में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए, साउथ पंजाब के जेल में मुंतकिल कर दिया जाए वहाँ पर, ये भी खबरें हैं। और फिर जो एक कल ट्रेंड चल रहा था, जो कल जो एक शिद्दत से ट्रेंड चल रहा था, एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद जो चीज़ें सामने आई, इस पर आज खान साहब का रद्द अमल आना था, क्योंकि खान साहब तो जवाब तो देते हैं, वो खामोश तो रह नहीं सकते ना, क्योंकि वो जेल में एक बंद भी एक आज़ाद शख्स है वो, और हम बाहर 25 करोड़ लोग जो है ना, हम बाहर जो फिर रहे हैं, हम आज़ाद होकर भी बंद है। और फिर ये कहा जा रहा है जी कि हमें कोई खौफ नहीं है जी, ये उसके साय से भी डरते हैं। अल्फाज तो उसके काटदार हैं ही हैं, लेकिन ये उसके साय से भी डरते हैं। और जो उस रद्द अमल के कारण की वजह से, शदीद तरीन रद्द अमल जो आना था ख्वातीन के हवाले से जो बिलखुसूस बात की गई थी, उसकी वजह से ये कुछ सारा केसेस मुलतवी करके इल्तवा में डाल दिया गया, या कोई पीछे कोई और कहानी है। ऐसा हो सकता है जजेस किसी वजह से छुट्टी पे हो तो जिस वजह से नेक्स्ट डेट डाल दी गई है। नॉर्मली वैसे उनके केसेस में तो होता ही है कि 1-2 दिन से ज़्यादा का डिले आगे आता नहीं है, लेकिन ये आज 17 है तो 26 और 27 को तो 8-8 9 दिन की जो डेट डली है, ये मतलब इतनी लंबी गैप नॉर्मली आता नहीं होता। लेकिन चले, एक दफा आया था ना अक्टूबर में, जो आया था ना, जब भी खान साहब ऐसे बात करते हैं ना, वो आया था उस वक्त तो OIC कॉन्फ्रेंस का बहाना किया गया था कि जी वो मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी गई। अब केसेस और एडजर्न किए उन्होंने, कल मुलाकात का दिन भी है, अब मुलाकातों में तो पाबंदी अभी नहीं लगाई ना। अभी ये तो कल देखना है ना कि कल इस पर होती है या नहीं होती है। क्योंकि अगर मुलाकातों में पाबंदी लगाई जाती है तो फिर आप कह देते तन्हाई वाली बात कर सकते हैं। लेकिन ये एक बात ज़हन में रखें कि कल जो कुछ आया सामने, उसके बाद जो शदीद तरीन रद्द अमल पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की तरफ से आया, जो खान साहब ने भी इस पर बोला था, फिल वक्त तो यही चीज समझ आ रही है। खान साहब ने जहाँ बोलना होगा ना जिस नुकते पे, वो 15 दिन पुरानी बात भी होगी ना, उन्होंने कर तो इसलिए वो ये आप कहें कि 10 दिन के चुप वो कर दें तो जी मीडिया ना जाए। अच्छा, मीडिया ना जाए तो अगर पॉलिटिकल पार्टी से फैमिलियों से उनकी मुलाकात होती है तो क्या वो जो बात वन के जरिए बाहर नहीं कर सकते? हाँ जी। अच्छा, ये आते हैं उस चीज से तो मैं एग्री नहीं करता। साहब,
कि खान साहब अपनी बात कर ही देते कर देते हैं। जो एक महीना कबल भी होना तब भी वो उसको ताज़ा कर देते हैं वो ताज़ा कर देंगे। वो जैसे अच्छा एक और मैं आपको बताऊं अच्छा, वो जो आपने जेल मुंतकिली वाली बात की ना, हाँ कि उनको शायद ट्रांसफर किया जा रहा है जनूबी पंजाब में या कहीं पे, तो वो उसके लिए कोई ग्राउंड चाहिए होगा ना, कि आप सिक्योरिटी इश्यूज पे कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, फिर सबसे बढ़ के वो फिर खाली इमरान खान ट्रांसफर नहीं होंगे, फिर आपको वो जज भी ट्रांसफर करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस थानों का मुकदमा इस्लामाबाद में है जज भी ट्रांसफर करने पड़ेंगे जाहिर है सारे। सर, अब इस्लामाबाद के केसेस जो हैं, इमरान खान भी इस्लामाबाद में चल रहे हैं, वो यहाँ का जज वहां जाके केस सुन के आता है, या तोशा खाना कर लें या तो बाकी एक कर लें। अमेंडमेंट इन्होंने बनाई थी कि अब नैब का केस है, तोशा खाना नैब का केस है, अब वहाँ FIA का लेकिन उसमें अमेंडमेंट ये कहा गया था कि वो इस्लामाबाद के दूध में अगर वहाँ का है तो वहाँ ही लड़ा जाएगा केस, वहीं होगा, वो नैब लॉ के तहत है ना, नैब लॉ के तहत। वो तो सर स्पेसिफिक था जरदारी साहब के केसेस के लिए। उन्होंने 20 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में वो दी थी कि मेरे केसेस के ले जाए, आगे मैं संभाल लूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक और बात करते हैं, एक तफ्तीश बिडनी वालों ने किया, तो जुल्फिकार साहब एक और बात है, एक बात आपको मैं बताऊं, ये जो कुछ लोग ये मैं इस पर आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। मुझे पहले एक बात बताएं, GHQ हमला केस रावलपिंडी का है, खान साहब पे चल रहे हैं, और 9 मई के इस्लामाबाद के भी बहुत सारे केसेस हैं जो ATC के चल रहे हैं खान साहब पे। अब ये सारे केसेस अब जनूबी पंजाब में या इवन के पिंडी से आप अटक भी ले जाए, टेक्सला ले जाए, तो ये सारे या जज वहाँ हर हफ्ते या हर रोज जाया करेंगे, या फिर केसेस उनको ट्रांसफर हो जाएंगे। ये मतलब ट्रांसफर ऑफ केसेस है, जो एक जिले से दूसरे जिले में, एक शहर से दूसरे शहर में करना हो, वो हाई कोर्ट कर सकता है। वो एक और बात, उसके लिए भी सॉलिड रीजन देनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं हो सकता कि ATC का जज लिख के दे दे कि ये वाला केस आज से जनाब राजनपुर का सुनेगा, वो हाई कोर्ट कर सकती है, या फिर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। तो ये इतना आसान नहीं है कि वो साउथ पंजाब या किसी जगह और मुंतकिल कर रहा है। एक और बात नाज़रीन के ये जो खतूत वाला मामला है, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि कुछ जो साफ़ी है तनकीद कर रहे हैं, हुकूमती नमा तर्जमान साफ़ी नमा हुकूमती तर्जमान और आप उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा साफ़ी भी कहते हैं कि जी देखिए ख़त कौन लिखता है जी। तो मैं उनके लिए एक मुफ्त मशवरा देता हूँ। वो मुफ्त मशवरा ये है कि आप नेहरू को पढ़, नेहरू की बायोग्राफी पढ़े जुल्फिकार साहब। नेहरू 8 से 10 साल जेल में रहा। उस जेल के दौरानिया के दौरान नेहरू अंग्रेज इस्तेमारियत को भी खत लिखता रहा, उन्हीं के जुल्म को बताता रहा नेहरू, और अपनी बेटी इंदिरा गांधी को भी खत लिखता रहा। नेहरू के वो खतूत एक किताब की शक्ल में मार्केट में आए, और उस वक्त उसे बिग ब्रेन कहा गया था। तो मैं ज़रा आपको जो ये तनकीद कर रहे हैं ना, आप ज़रा वो उनकी बायोग्राफी पढ़ें तो फिर आपको पता चले कि खतूत वाला मामला क्या है। खतूत तो लिखे जाते हैं ना, खतूत तो ये नहीं कि किससे बात कीजिए ना, खतूत लिखने में कोई ऐसी बात नहीं है। आप ज़रा तमाम उन लोगों की पढ़ें बायोग्राफी, तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन खतूत लिखते रहे। अच्छा, आखिरी मुद्दे की तरफ आते हैं जुल्फिकार साहब। ये जो फवाद चौधरी साहब के हवाले से यार एक उन्हें थप्पड़ से मामला चला, कल पॉलिटिकल कमेटी ने एक लंबा चौड़ा नोटिस जारी किया जिसमें बहुत चीजें लिखी गई, उसकी मजम्मत भी की गई। मुख्तसर बात करूं ना, मुख्तसर बात कर, वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट करके खुद को PTI से डिस्टेंस किया था कि जी मैं और PTI से और पॉलिटिक्स से ब्रेक ली थी। उसके कुछ दिन के बाद वो IPP के उसमें लॉन्चिंग पे पाए गए, फिर उन्होंने कहा जी मैं तो जाती ताल्लुक पे गया था, और मुंह छुपा के वही इमरान खान के खिलाफ एक पार्टी लॉन्च हो रही है, अब उसमें बैठ रहे हैं जाके, फिर अब ये कहें कि जी मैं तो जाती ताल्लुक पे गया था, मैंने PTI तो छोड़ी नहीं। तो बात समझ में नहीं आती ना। ये तो वही है कि अब नून लीग की तकरीब में देखिए यार, सुने उसी तरफ आ रहा, पूरी तमहीद बांधने थे मुझे। तो फवाद चौधरी साहब तब से प्रैक्टिकली PTI से अलग है, ठीक है, PTI का हिस्सा नहीं है। अब वो खान साहब से जेल जाते हैं, जाहिर है मुल्जिम उस केस में मुल्जिम है, तो उनकी आमना सामना भी होता है, मुलाकात भी होती है, गपशप भी हो जाती है। अब उसका ये मतलब नहीं है कि ज्वाइंट बैक इन PTI ठीक है। तो जो PTI के लोग हैं, या अगर वो खान साहब के साथ फवाद चौधरी साहब का ताल्लुक है, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो PTI के जो मौजूदा लोग हैं वो बाहर बैठ के उनके ऊपर तनकीद करते रहे। वो ठीक है, अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दें, लेकिन ये जो हिसाब जैसे मांग रहे थे कल कि जनाब वो शेख वकास ज़कीर ने ये किया, हिसाब दें, ये दें, वो दें, वो फिर रऊफ हसन ने ये किया। उसके लिए तरीका ये है कि आप या तो पार्टी के अंदर आए, ऑफिशियली ज्वाइन करें पार्टी को दोबारा से कि जनाब मैं पार्टी में दोबारा आ रहा हूँ, खान साहब की अप्रूवल से। खान साहब अगर कह दें पार्टी को कि जी फवाद को वापस ले लो,
तो फिर फवाद साहब पार्टी में आ भी जाएंगे, किसी ओहदे पे भी आ जाएंगे, कोर कमेटी का या पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर बन जाएंगे। अभी जब नहीं है तो मेरा ख्याल है उनको अपने आप को इस तरह की चीज़ें करके कि जब सबका ही कल से फोकस एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू पे था, एक और इशू के ऊपर सब लोगों का फोकस था, तो वो चीज़ों सब डाइवर्ट करा के अपने आप को मेरा ख्याल है थोड़ा सा मशकूक ही किया उन्होंने। तो मेरा ख्याल है शुड हैव अवॉइडेड दैट, या उनको अभी भी अवॉइड करना चाहिए। आप समझ गए नाज़रीन, पीटीआई जो के करना साहब ने इंटरनल चीज़ बताई है। मामलात में, मतलब वो पीटीआई के इंटरनल हाँ। मामलात में मेरा ख्याल है फिलहाल फवाद चौधरी साहब इंटरफेयर ना करें, इंटरफेयर ना तो वो उनके लिए भी बेहतर है, ताकि अगर कल को खान साहब बाहर आके उनको वापस लेते भी हैं तो उनके ताल्लुकात अंदर ठीक हों कि वो उनकी बात को कोई सपोर्ट करने वाले 4 लोग हों। तो नाज़रीन, अब तक के लिए यही था जो हमने आपसे शेयर किया, कमेटियों के हवाले से, फवाद चौधरी साहब के हवाले से, और खान साहब के जो केसेस एकदम से मुलतवी हुए हैं उसके पीछे का कारण क्या था वो भी हमने आपसे डिस्कस किया। मुझे और ज़ुल्करनैन साहब को इजाज़त दीजिए। आप हमेशा हमारी दुआओं में रहते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शादोबाद रखे, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।